गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सूत्र। ठीक है। देखिए, मनुष्य के लिए भाषा जो है वो वास्तव में प्रकृति का एक बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है। भाषा की सहायता से ही मानव जो है वो समाज के अधिकांश अपने जो कार्य होते हैं उसको पूरा करता है, उन्हें संपन्न करता है। अर्थात आप यूँ कह लीजिए कि मनुष्य कि जो है समाज में सारे कार्य जो हैं किसके आधार पर संपन्न होते हैं, भाषा के आधार पर ही संपन्न होते हैं। यदि भाषा की प्रकृति की बात करें हम, यदि भाषा के प्रकृति पर हम विचार करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भाषा जो है वस्तुतः प्रतीकों की यादृच्छिक व्यवस्था है। तो इसी व्यवस्था को अनुकरण द्वारा ही बालक सीखता है। बालक इसी के आधार पर ही क्या करता है, भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। तो भाषा को सीखने के लिए कुछ सूत्र बनाए गए हैं जिनको हम शिक्षण सूत्र बोलते हैं। कि ये जो हमारा टीचिंग होती है, ये जो हमारा शिक्षण होता है, शिक्षण को प्रभावशाली, उद्देश्यपूर्ण और मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ विशेष सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन सूत्रों के आधार पर अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो हमारी टीचिंग जो है परफेक्ट बन सकती है। अपनी टीचिंग को परफेक्ट बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष जिन सूत्रों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ठीक है। तो ये सूत्र है मेरे पास, ये है नंबर 1 है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, आगमन से निगमन की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, और ये है अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है। ये नंबर 1 पे था मेरा यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमें देखो, बच्चों को जब एक टीचर जो है क्लास में जाता है, क्लास में जाकर के जब बच्चों को टीचिंग देनी है, जब बच्चों को पढ़ाना है, तो उस कक्ष में जाकर के एक टीचर को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कुछ उसे अपने ऐसे टिप्स अपनाने पड़ते हैं, कुछ ऐसे सूत्र अपनाने पड़ते हैं जिसके आधार पर बच्चा जो है आसानी से सीख सके। ठीक है। तो बच्चों को सिखाने के लिए सबसे पहले हमें किस सूत्र का पालन करना पड़ता है, किस सूत्र को अपनाना पड़ता है। नंबर 1 है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात मीन्स जो पहले से ज्ञात है, ज्ञात मीन्स जो चीज़ हमें आती है, जिसके बारे में हमें जानकारी है। अज्ञात मीन्स जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो देखो, जो बच्चा जो है जब स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश करता है, विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही बालक क्या करता है, अपनी जो भाषा होती है घर में रह करके ही वो भाषा का प्रयोग करना सीख चुका होता है। ठीक है। तथा उसका अपना एक निश्चित जो है शब्द भंडार बन गया होता है। उसके पश्चात निश्चित शब्दों का एक भंडार होता है। तो उसके पश्चात जब बालक जो है विद्यालय में प्रवेश करता है तो शिक्षक को क्या करना पड़ता है, शिक्षक को चाहिए कि उसके पूर्व ज्ञान, अर्थात जो चीज़ें उसे पहले आती हैं, ठीक है, उसके पूर्व ज्ञान को ही आधार बना करके ही उसे भाषा की शिक्षा प्रदान करे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मानो विद्यालय में प्रवेश करने से पहले एक बालक है और उस बालक की माता ने उसे गाय और गाय को ये बताया कि एक पशु है। ठीक है। गाय और पशु, ठीक है, उससे परिचित करवा चुका है। बच्चे को पता है, बच्चे को माँ ने गाय जो है मूर्त रूप में दिखाई हुई है और बोला है कि बच्चे ये गाय है और इसको हम पशु बोलते हैं। ठीक है। तो जब बच्चा गाय या पशु से परिचित हो चुका है, वह इस शब्द व उसके संप्रत्य से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है, उसे पता चल चुका है कि ये गाय है और गाय को हम पशु बोलते हैं। ठीक है। अब शिक्षक जो है, जब बालक जो है स्कूल में आया, विद्यालय में आया, शिक्षक के पास आया, तो शिक्षक जो है उसके इसी ज्ञान को आधार बना करके उसे गाय से आगे जो होती है नील गाय, ठीक है, नील गाय से परिचित करवाए और कहे कि बच्चे ये नील गाय है और ये नील गाय जो है वो गाय जैसी ही एक पशु है या फिर जानवर है। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उसे आसानी से, आराम से समझ जाएगा, क्योंकि टीचर ने क्या किया, टीचर ने पहले के जो बच्चे का ज्ञान था, बच्चे को गाय का ज्ञान था, तो बच्चे के उस गाय के ज्ञान के साथ ही टीचर ने एक और ज्ञान जोड़ दिया, नील गाय।
ठीक है। तो पहला सूत्र टीचर को कौन सा अपनाना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो बच्चों को पहले से ही चीज़ें जानकारी जिनके बारे में जो बच्चों को पहले से ही ज्ञात है, उस ज्ञात के साथ अज्ञात को जोड़ा जाए तो बच्चे जो है आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सरल से कठिन की ओर। देखो सरलता किसको अच्छी लगती, हम सभी चाहते हैं कि हम पहले सरल से सरल चीज़ों को सीखें, चाहे वो हमारी किचन से संबंधित हो, चाहे वो हमारे विद्यालय से संबंधित हो, चाहे वो कोई और साइंटिफिक में कोई जानकारी हमें लेनी हो, चाहे फ़ोन से संबंधित हो, तो हम पहले चाहते हैं कि पहले हम जो इजी कार्य है ना, जो सरल है उसको करें। ठीक है। तो बच्चे भी स्वभाव रूप से यही चाहते हैं कि वह पहले जो है सरल चीज़ों को सीखें, ऐसा सोचते हैं ना। तो क्या है, बालक जो है सरल ज्ञान को जो उनको दिया जाता है, बच्चों को जो ज्ञान पहले हम सरल भाषा में देंगे तो क्या करते हैं, उसे बड़ी सहजता के साथ, बड़ी आसानी के साथ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जब कठिन प्रतीत होने वाले ज्ञान को क्या होता है, जो बच्चों को हमने सरल सा ज्ञान दिया वो उन्होंने उसको आसानी से ग्रहण कर लिया, लेकिन जो उनको कठिन, जो उनको बच्चों को सरल नहीं लगता है, कठिन लगता है, उसको बच्चे क्या करते हैं, बड़ी देर लगा के सीखते हैं। उनको उस ज्ञान को ग्रहण करने में क्या होता है, समय लगता है। तो भाषा शिक्षण के दौरान भी शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को भाषा के विविध जो है पक्षों का ज्ञान प्रदान करवाना होता है बच्चों को। इनमें से कुछ पक्ष क्या होते हैं, कुछ पक्ष सरल होते हैं, कुछ पक्ष जटिल होती हैं, कुछ बहुत कठिन होती हैं। तो क्या करना है, बच्चों को पहले सरल चीज़ों का ज्ञान देना है। ठीक है। उदाहरण के लिए मानो कि बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है, कहानी पढ़ना अच्छा लगता है, तो बच्चों को क्या करना है, एक टीचर को जब साहित्य की विधाएं पढ़ानी हैं तो उनको पहले कहानी पढ़ाई जाए इजी वे में, उसके पश्चात उनको साहित्य की दूसरी विधाएं जो हैं, निबंध है, नाटक है, संस्मरण है, रिपोर्ट, जो अलग अलग है मतलब, ठीक है, उनको बाद में पढ़ाया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं कहानी सुनना बहुत ही उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है। नंबर 1 था मेरा ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात जो बच्चे को जानकारी है उसके साथ ही उसको नए ज्ञान को जोड़ा जाए। और सेकंड बोला मैंने सरल से कठिन की ओर, अर्थात बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाए पहले सरल सिखाई जाए, उसके पश्चात कठिन की ओर जाया जाए। फॉर एग्जाम्पल कहानी। ठीक है। नंबर इसी प्रकार भले ही बालक जो है पहली कक्षा में रह करके और अधिक भाषाई ज्ञान जो है प्राप्त कर लेता है, परंतु उसका ये जो ज्ञान है ये क्या होता है, ये अनिश्चित होता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए विद्यालय में प्रवेश करने से पहले या फिर अपनी पहली कक्षा में बालक जो है प्रायः जो जैसे मानो बाल गीत उसने कोई सीखा है, उसने कविता कोई सीखी हुई है कि भालू ढोल बजाता आया डम 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 डम, सिखाते हैं ना बच्चों को हम। ठीक है। भालू वाली कविता मानो उसने सीख ली है, लेकिन क्या है, वो भालू के मानवीकरण से क्या है, बच्चे अपरिचित होते हैं। उन्हें भालू की कविता तो सीख ली, लेकिन भालू का रूप क्या है, भालू को उन्होंने मानवीकरण के रूप में उसमें उन्होंने नहीं देखा होता है। ठीक है। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक क्या कर सकता है, उनकी इन त्रुटियों को दूर करके उनके मन में, किनके मन में, बच्चों के मन में अनिश्चित विचारों को निकाल करके उन्हें निश्चित ज्ञान, उच्चारण और विचार आदि की ओर अग्रसर करे। अर्थात उन्हें ये बताए कि बच्चे ये जो अनिश्चित था, ये जो आपने भालू जो देखा नहीं है, ठीक है, इसका रूप जो है इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार अनिश्चित से निश्चित की ओर बच्चों को ला करके भी क्या करता है, भाषा शिक्षण को मजबूत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है विशेष से सामान्य की ओर। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, विशेष तथ्यों से अवगत करवाना पड़ता है। उसके पश्चात जो है उसका सामान्यकरण करते हुए उनको उसको नियम या सिद्धांतों को बताते हुए उनसे परिचित करवाते हुए भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो व्याकरण शिक्षण है, इस सूत्र का प्रयोग करने से क्या होता है, उसका जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें उसको अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, उसमें उसको सहायता दिलाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे यदि एक शिक्षक है, एक अध्यापक है, वो कक्षा में विद्यार्थियों को मानो कि एक विशेषण पढ़ा रहा है, बच्चों को विशेषण का ज्ञान दे रहा है। ठीक है। तो विशेषण का ज्ञान देने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना है, बच्चों को विशेषण और विशेष्य के बारे में बताना है। उनसे संबंधित जो है उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करने हैं। जैसे बच्चों को पहले बता दिए, बच्चों ये देखो ये हरा पेन,
देखो बच्चों, ये क्या है? ये है लाल पुस्तक। बच्चों देखो क्या है? ये है नीला आकाश। तो जब बच्चों को इन चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, जैसे हरा, लाल, नीला, काला, पीला, तो उसके पश्चात बच्चों को ये बताए कि बच्चों ये है पेन, ये है पुस्तक, ये है आकाश। तो इससे क्या होगा कि जो विशेष है, जो खास है, उसके पश्चात बच्चों को सामान्य का ज्ञान करवाए तो बच्चे आसानी से किसी भी चीज़ को समझ लेती हैं। और भाषा शिक्षण में इसकी मदद से काफ़ी जो है बच्चों को अच्छा सिखाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मीन्स जो सामने है, और अमूर्त मीन्स जो सामने नहीं है। मूर्त जिसकी शक्ल हमारे सामने है, और अमूर्त जिसका रूप हमारे सामने नहीं है। तो देखो घर के परिवेश में रह करके ही बच्चे जो है क्या करते हैं, मूर्त वस्तु को देखकर ही अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उस वस्तु व उसके लिए प्रयुक्त सार्थक ध्वनि समूह का संप्रत्य जो है बना लेते हैं ना। और साथ में करते हैं, साथ में अपने भाषाई ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वही गाय का उदाहरण लेते हैं कि माँ जो है अपने बच्चे को गाय दिखा करके उसे बताती है कि बच्चे ये गाय है। अब बालक क्या करता है, अपने मस्तिष्क में गाय के दो संप्रत्य बना करके साथ में जोड़ता है। एक बोलता है गाय है, दूसरा बोलता है ये पशु है। ठीक है, तो इस प्रकार उसके क्या होते हैं, शब्द भंडार में वृद्धि होती जाती है। एक शब्द भंडार में वृद्धि हुई उसकी गाय, दूसरा शब्द भंडार में वृद्धि हुई उसकी पशु। ठीक है, तो शिक्षक भी क्या कर सकता है, शिक्षक भी विद्यार्थियों के सामने मूर्त विषयों के उदाहरण प्रस्तुत करके उसको अमूर्त की जानकारी दे सकती है। जैसे माँ ने बच्चे को मूर्त रूप दिखा करके कि ये गाय है, मानो गाय ना दिखाई उसने घोड़ा दिखा दिया, घोड़ा दिखाया, या माँ ने बच्चे को बकरी दिखाई, तो बच्चे को बोला बच्चे ये क्या है, बकरी है, और इसको क्या बोलती हैं हम, पशु। तो बच्चे ने बकरी भी सीखा, बच्चे ने पशु भी सीखा। उसी प्रकार एक टीचर भी बच्चों को उसी चीज़ को सामने ला करके, सामने दिखा करके सिखा दे उसका मूर्त रूप, तो बच्चा मूर्त रूप देख करके उसके साथ जुड़ी हुई अमूर्त चीज़ों को भी सीख जाएगा। मानो टीचर ने बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना है, तो अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए अगर वो महात्मा गांधी जी की तस्वीर बच्चों के सामने रख दें और बच्चों को बताएं कि बच्चे ये हैं महात्मा गांधी जी, और ये क्या थे, ये थे अहिंसा के पुजारी। तो इस प्रकार मूर्त से अमूर्त, अर्थात जो चीज़ें हमारे पास सामने हमें विजुअल है, हमें दिख रही हैं, उनको दिखा करके बच्चे जिनको नहीं देख पाते हैं उनकी सहायता से हम उनका ज्ञान भी बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा पूर्ण से अंश की ओर। तो देखो ये सूत्र जो है वस्तुतः विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कि सूत्र की समीप बिल्कुल उसके पास है, बिल्कुल उसके निकट है। बालक जो है किसी भी वस्तु को जब पहली बार देखता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसके पूर्ण रूप पर ही उसका ध्यान जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही गाय वाला मैं यहाँ देती हूँ, गाय का उदाहरण आपको अच्छा फिट हो रहा है यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए यदि बालक जो है, बच्चा जो है पहली बार किसी गाय को देखता है, तो उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में गाय के पूरे शरीर का एक बिंब बन जाता है, गाय के रूप की पूरी तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती है। जब बच्चे ने गाय को देख लिया है तो बच्चे को कहीं भी जाकर के किसी भी स्थान पर पूछो कि बच्चे आपने गाय देखी, आप गाय को जानते हो, तो जब बच्चा गाय बोलेगा तो गाय बोलते ही गाय का पूरा चित्र जो है उसकी आंखों के सामने आ जाएगा। केवल गाय की पूंछ, गाय का नाक, गाय की टांगें, गाय की आंखें नहीं आएंगी। तो क्या होता है, पूर्ण से अंश की ओर। तो जब हम किसी को पूरी चीज़ दिखा देते हैं, तो पूरी चीज़ को दिखा करके हम क्या करते हैं, उसके अंश की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जब बच्चे ने पूरी गाय देखी है, जब बच्चे ने पूरा घोड़ा देखा हुआ है, बच्चे को पता है कि ये घोड़ा होता है, तो हम जब बच्चे को पूछेंगे बच्चे आपको घोड़े के बारे में पता है, तो यस, बच्चा बोलेगा यस मैम मुझे पता है, घोड़े की 4 टांगें थी, घोड़े की एक पूंछ है, आंखें थी। तो बच्चा जो है पूरा देख करके, मानो कि अगर बच्चे को हमने पूरा नहीं दिखाया था, बच्चे को हमने उसका अंश दिखाया, बच्चे को हमने केवल घोड़े की या गाय की केवल आंखें दिखाई, तो उस अंश को जान करके हम क्या बच्चे से पूरे घोड़े के बारे में पूछ पाते हैं? नहीं। तो इसलिए पूर्ण से अंश की ओर अगर हम पूरी चीज़ को दिखाते हैं, उसके साथ ही बच्चे को
हम अंश के बारे में पता कर सकते हैं। तो शिक्षक को भी क्या करना है, शिक्षक को भी कक्षा में पाठ्यक्रम में सम्मिलित ऐसी ही कहानियों का शिक्षण जो है करवाना है, जिसमें क्या होता है, जिसमें घटनाओं घटना काल में बार बार परिवर्तन हो। तब शिक्षक जो है सबसे पहले क्या करे, मानो कि एक बहुत बड़ी कहानी जो है टीचर के सामने आ गई है, जो उसने बच्चों को सिखानी है, बच्चों को पढ़ानी है, जिस कहानी को पढ़ने के लिए उसको कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे। ठीक है, तो अगर टीचर ने मानो आज कहानी पढ़ानी शुरू की तो आज भी पढ़ाएगा, कल भी पढ़ा, परसों, तो बच्चे क्या होते हैं उस कहानी को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या करे टीचर जो है उस पूरी कहानी को पढ़ाने से पहले उसका एक कथानक, उसका एक की कहानी शुरू से लेकर एंड तक उसका एक बना के बच्चों को सुना दे और उसके पश्चात कहानी पढ़ाए, तो बच्चे उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अनुभव से तर्क की ओर। तो देखो एक्सपीरियंस से ही सारी चीज़ें जो है प्राप्त की जा सकती हैं। अनुभव ही क्या है, ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। अनुभव ही ज्ञान प्राप्ति का पहला सोपान है। ठीक है, अनुभव के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, अपने ज्ञान को समृद्ध बनाता है, अपने ज्ञान को मजबूत बनाता है। और भाषा शिक्षण में भी शिक्षक को अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण सूत्र का पालन करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। इस सूत्र के अनुसार ही अनुभव से प्राप्त जो ज्ञान है बालक के मन में क्या करता है, ये जो भय आता है, संशय आता है, संदेह आता है, भ्रम आता है, इन सबको निकाल के बाहर फेंक देता है और उसकी जो तर्क शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, जो तर्क वितर्क करने की शक्ति है, चिंतन शक्ति है, उसमें क्या करता है, वृद्धि कर देता है। अतः जो है भाषा का ज्ञान देने वाला जो शिक्षक होता है उसका क्या प्रयास होना चाहिए, उसका प्रयास ये होना चाहिए कि उसके शिक्षण कार्य से विद्यार्थी को क्या हो, एक्सपीरियंस प्राप्त हो, उसे अनुभव प्राप्त हो और उस अनुभवजन्य ज्ञान से ही उनकी बच्चों की, विद्यार्थियों की जो तर्क शक्ति है उसका विकास हो सके। ठीक है, इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप में इतना ही कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्र जो हैं वो भाषा शिक्षण में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। एक भाषा शिक्षक को ऐसे एक या अधिक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो अपनी टीचिंग को, ताकि वो अपने इस अधिगम को बहुत ही परफेक्ट बना सके। ठीक है, तो ये थे शिक्षण सूत्र। कौन कौन से थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसमें आपने जो बच्चों की जानकारी है, बच्चों को ज्ञात है, उसको जो बच्चे नहीं जानते हैं उसको जोड़ना है। ठीक है, सरल से कठिन की ओर बच्चों को पहले सरल चीज़ें पढ़ानी है, बाद में कठिन। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बच्चों को पहले स्थूल चीज़ों का ज्ञान करवाना है, बाद में उनको सूक्ष्म चीज़ों की ओर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो जो अनिश्चित है, जो नहीं है, ठीक है, उसको दिखा करके बच्चों को निश्चित से जोड़ना है। विशेष से सामान्य के जो पहले खास चीज़ें हैं उनको वो बतानी है, फिर सामान्य की ओर जाना है। मूर्त से अमूर्त की ओर, तो मूर्त जो विजुअल है, जो उसको हम देख सकते हैं, उसको दिखा करके बच्चों को अमूर्त का भी ज्ञान करवाना है। पूर्ण से अंश की ओर, तो बच्चों को पहले पूर्ण जानकारी देने की चीज़ की, फिर उसके पश्चात अंश की ओर जाना है। और नेक्स्ट है अनुभव से तर्क की ओर, तो पहले बच्चों को अनुभव देना है, एक्सपीरियंस करवाना है, ताकि जो बच्चों की तर्क शक्ति है उसको मजबूत बनाया जा सके।